नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं। वो हमारा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर रहता है या प्रीवियस ईयर के ऊपर आधारित क्वेश्चन रहता है। चलिए आज हम लोग उस सीरीज में आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक अभ्यर्थी को 35% अंक मिले और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा एक अन्य को 60% अंक मिले और वह 35 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? परीक्षा का अधिकतम अंक निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक अभ्यर्थी जो है 35% अंक प्राप्त कर रहा है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जा रहा है। दूसरा हमें दिया है कि 60% अंक प्राप्त कर रहा है और 35 अंक से उत्तीर्ण हो जा रहा है यानी 35 नंबर से पास हो रहा है। यानी पास होने का जो न्यूनतम नंबर चाहिए उससे 35 नंबर ज़्यादा ला रहा है। यानी देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक अभ्यर्थी को 35% अंक मिला और वह पास होने की न्यूनतम संख्या से 40 नंबर कम लाया, यानी प्लस का 40 करेंगे तो ये पास हो जाएगा। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है। हमें दूसरा दिया हुआ है कि एक अन्य अभ्यर्थी जो है वो 60% अंक ला रहा है, 60% अंक ला रहा है और वह 35 नंबर से उत्तीर्ण हो जा रहा है। यानी पास होने का जो न्यूनतम नंबर चाहिए उससे 35 नंबर ज़्यादा ला रहे हैं। यानी हम माइनस का इसमें से 35 करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी पास होने का जो न्यूनतम नंबर चाहिए दोनों यहाँ से बराबर हो गया। अब देखिए अगर हम इस 35% को उस साइड लेके चले जाएँ, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 60% माइनस का 35% और ये हमारा क्या हो जाएगा 40 प्लस का 35 हो जाएगा, 40 प्लस का 35। अब देखिए हम इसमें से माइनस करेंगे, यानी 60 में से अगर हम 35 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। 60 में से अगर 35 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी 25% किसके बराबर निकल के आ गया, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब देखिए 25% अगर 75 है तो परीक्षा में जो अधिकतम अंक होगा वो अपने आप में 100% होगा। अब देखिए हमें पता चल गया कि 25% कितना है 75 अंक के बराबर है, तो हम यहाँ से 100% निकाल सकते हैं। यानी हमारा 100% क्या हो जाएगा, यहाँ से 100% यानी हमने इस साइड अगर 4 से गुना किया तो हम इस साइड भी 4 से गुना करेंगे। यानी 75 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 दूनी 150 और 150 से दूनी कितना हो जाएगा 300। यानी अधिकतम अंक हमारा क्या निकल के आ गया 300 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या होगा 300 होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है। यदि घड़ी 10% कम दाम में खरीदी जाती है और 14 रुपये कम दाम से बेची जाती है तो 25% का मुनाफा होगा। तो घड़ी की लागत कीमत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, घड़ी की लागत कीमत निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया घड़ी का CP यानी लागत कीमत कितना, हमने मान लिया 100 रुपया। अगर हमने CP मान लिया 100 रुपया तो देखिए 16% के मुनाफे से बेची जाती है यानी SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 116 रुपया। अब देखिए हमें दिया हुआ है कि अगर 10% कम दाम में खरीदा गया होता, यानी 100 रुपये में खरीदा जा रहा था, यानी 10% कम दाम, यानी हम इस 100 का अगर 10% माइनस करेंगे, 10% माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 100 का 10% 10 हो जाएगा। यानी अगर 90 रुपया में अगर उस घड़ी का CP अगर 90 रुपया होता, 90 रुपया होता और 14 रुपये कम में बेचा जाता, यानी जितना में बेचा जा रहा था उससे 14 रुपये कम में बेचा जाता, तो लाभ कितने का हो जाता, लाभ हो जाता 25% का। लाभ कितने का हो जाता 25% का लाभ हो जाता। अब देखिए अगर हम इस 90 का अगर 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 का अगर हम 25% निकालेंगे तो 90 का यानी 90 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25% किसके बराबर होता है 1/4 के बराबर। यानी हम 90 में 4 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 45, और 45 का आधा कितना हो जाएगा, 45 का आधा हो जाएगा 22.5। यानी हम इस 90 में 22.5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112.5। यानी पहले जो था, पहले अगर घड़ी का SP 116 यूनिट था तो अब कितना हो गया, अब जो घड़ी का SP हो गया 112.5 यूनिट। यानी पहले की अपेक्षा कितना कम हो गया, पहले की अपेक्षा ये कम हो गया 3.5 यूनिट कम हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि SP हम कितना कम कर रहे हैं 14 रुपये कम कर रहे हैं। यानी इस 3.5 का जो वैल्यू है, 3.5 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 रुपया। हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कि हम SP कितना कम कर रहे हैं 14 रुपये कम कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ SP कितना कम हो जा रहा है 3.5 यूनिट से कम हो जा रहा है।
यानी 3.5 यूनिट किसके बराबर हो गया, 14 रुपये के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 140 हो जाएगा, यानी 35 दूना 70, ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। यानी 1 यूनिट क्या निकल के आ गया, 4 रुपया। हमें क्या निकालना था, लागत कीमत। लागत कीमत हमने क्या मान के रखा था, 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 400 रुपये के बराबर, 400 रुपये के बराबर। यानी हमारा क्या निकल के आ गया, घड़ी का लागत मूल्य निकल के आ गया 400 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में 520 रुपया और 7 वर्ष में 568 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 5 वर्ष के बाद जो अमाउंट बन रहा है 520 रुपये का, और 7 वर्ष के बाद जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 568 रुपये का बन रहा है। देखिए साधारण ब्याज के दर से यहाँ ब्याज काउंट हो रहा है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि पहले साल हमें जितना का ब्याज मिलता है, दूसरे साल भी हमें उतना ही ब्याज मिलता है, तीसरे साल भी हमें उतना ही ब्याज मिलता है। यानी साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए हमें क्या दिया कि 5 वर्ष में कितना हो जा रही है धनराशि, 520 रुपया हो जा रही, 520 रुपया। और 7 वर्ष में कितना हो गई, 7 वर्ष में कितना हो गई, 568 रुपया हो गई। अब देखिए 520 से 568 हो गई, यानी कितना बढ़ गया, कितना यहाँ बढ़ गया, यहाँ जो है 520 माइनस करेंगे अगर 568 में से, तो क्या निकल के आ जाएगा, 48 रुपया। यानी यहाँ 48 रुपये का ब्याज मिल गया। देखिए समय गैप कितना है, यहाँ 5 साल से 7 साल, यानी 2 साल का गैप है। यानी प्रत्येक साल ब्याज कितना मिला होगा, 2 साल में अगर 48 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिल जाएगा, 1 साल में हमें 24 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, 1 साल में हमें 24 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था, हमें प्रिंसिपल निकालना था। यानी प्रिंसिपल में 5 साल का, प्रिंसिपल में 5 वर्ष का ब्याज ऐड हुआ होगा, उसके बाद ये 520 रुपये बना होगा। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 24 रुपये का, 1 वर्ष में 24 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 5 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 5 वर्ष में टोटल 120 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। यानी हम इस अमाउंट में से 520 रुपये में से 120 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। यानी 520 में से 120 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 400 रुपया। हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 400 रुपये निकल के आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था, धनराशि यानी प्रिंसिपल पूछ रहा था, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 400 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 3 वर्ष में 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का रेशियो निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, एक प्रिंसिपल मान के और दूसरा सक्सेसिव लगा के। तो देखिए हम सबसे पहले प्रिंसिपल मान के सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल मानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा रेट परसेंट दिया रहता है उसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। यानी 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब देखिए हम समय देखेंगे, समय यहाँ क्या दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है। यानी समय 3 साल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 5 के पावर 3 को प्रिंसिपल मान लेंगे। यानी प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 125 रुपया। अब देखिए इस 125 रुपये पे 3 साल का हम CI और SI निकालेंगे। 125 रुपये पे 3 साल का CI और SI निकालेंगे। देखिए जब हम 3 साल का SI निकालेंगे, 3 साल का SI यानी साधारण ब्याज निकालेंगे, तो साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलेगा। यानी इस 125 का 20% यानी 1/5 निकालेंगे, तो पहले साल कितना मिल जाएगा प्रिंसिपल पे, 25 रुपये का, दूसरे साल भी 25 रुपये का, और तीसरे साल कितना मिल जाएगा, 25 रुपये का। यानी साधारण ब्याज काउंट करते हैं तो प्रत्येक साल बराबर मिलता है। अब देखिए हम यहाँ अगर SI निकालेंगे यानी 125 का हमें पहले साल यानी प्रिंसिपल का पहले साल हमें 1/5 मिल जाएगा। दूसरे साल हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल का तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो दूसरे साल से पहले जो ब्याज मिल चुका है, दूसरे साल से पहले जो ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी 1/5 के दर से हमें ब्याज मिलेगा। यानी इस 25 का 1/5 हमें ब्याज मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 रुपया। अब देखिए तीसरे साल हमें प्रिंसिपल के ऊपर तो 25 रुपया मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो तीसरे साल से पहले हमें ब्याज मिल चुका है, यानी तीसरे साल से पहले 2 साल तक जो हमें ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 हमारा कैसे आया, हम 25 + 25 करेंगे, कितना हो जाएगा 50, 50 का हम 1/5 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया हमारा, यहाँ 5 बच गया, यानी 5 का हम 1/5 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा CI क्या निकल के आ गया, CI अगर हम इस सबको ऐड कर देंगे तो हमारा CI हो जाएगा, और 25 + 25 + 25 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। यानी CI हमारा यहाँ से क्या हो गया, CI हमारा यहाँ से हो गया
CI हो गया 25 प्लस 25 कितना हो गया 50 प्लस 25 कितना हो गया 75, 75 5 कितना हो गया 80, 80 10 कितना हो गया 90, 90 और 1 कितना हो गया 91, यानी CI कितना हो गया 91 हो गया। और SI कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा 75। हमें क्या निकालना था CI इज टू SI, हमें निकालना था CI इज टू SI निकालना था, यानी हमारा क्या निकल के आ गया 91 इज टू 75। हमारा CI और SI का रेशियो क्या निकल के आ गया 91 इज टू 75 निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ दूसरा मेथड लगाएंगे सक्सेसिव, हम यहाँ दूसरा मेथड लगाएंगे सक्सेसिव। देखिए सक्सेसिव में हम सबसे पहले CI निकाल लेते हैं, CI हम निकाल लेते हैं, यानी हमें रेट क्या दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, हमें जो है रेट क्या दिया हुआ है 20% दिया हुआ है। अब देखिए CI में क्या होता है, पहले साल हमें 20% का तो ब्याज मिलेगा ही प्रिंसिपल पे, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल के ऊपर तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिल जाता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल जाता है। तीसरे साल हमें प्रिंसिपल के ऊपर तो 20 रुपये मिलेगा ही, प्लस का क्या मिल जाएगा जो हमें 2 साल तक ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी 20% ब्याज मिल जाएगा। यानी हम सबसे पहले इन दोनों के बीच सक्सेसिव लगाएंगे, यानी 20% और 20% के बीच सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 20 कितना हो जाएगा 40, और प्लस का क्या हो जाएगा 20 गुने 20/100, यानी कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा 44%, और ये कितना हो जाएगा 20%। उसके बाद हम 44 और 20 के बीच सक्सेसिव लगाएंगे, 44 और 20 के बीच सक्सेसिव लगाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 प्लस का 20 कितना हो जाएगा 64, 44 प्लस का 20 कितना हो जाएगा 64%, प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 44/5, क्या हो जाएगा 44/5। अब देखिए 44/5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 64 प्लस का ये हमारा हो जाएगा 8.8, ये कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। अब देखिए इसे जोड़ेंगे हम तो ये हमारा कितना हो जाएगा 72.8, यानी हमारा जो है CI कितना निकल के आ गया 72.8% निकल के आ गया। अब देखिए जब हम SI निकालेंगे, SI में क्या होता है, SI प्रत्येक साल हमें बराबर मिलता है, यानी पहले साल अगर हमें 20% का मिल रहा है तो दूसरे साल भी हमें 20% का, तीसरे साल भी हमें 20% का मिल जाएगा, यानी 3 साल में हमें कितना मिल जाएगा 60% का हमें ब्याज मिल जाएगा, हमें 3 साल में 60% का ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें रेशियो निकालना था, हमें निकालना था CI इज टू SI निकालना था। CI हमारा कितना हो गया 72.8% और SI कितना हो गया 60%। देखिए अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो उस साइड चला जाएगा, ये नहीं हो जाएगा 728 इज टू ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 4 से काट सकते हैं, अगर इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से जाएगा 1 बार में, हासिल 3 यानी 32, 8 बार में, ये 2 बार में, और ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये हमारा 4 से जाएगा 15 बार में, और 0 यानी 150 बार में चला जाएगा। उसके बाद हम इसे क्या से काट सकते हैं, हम इसे 2 से काट सकते हैं, अगर 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 91 बार में, और ये 2 से कितने बार में जाएगा 75 बार में, यानी यहाँ से भी हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, जो रेशियो हमारा यहाँ से निकल के आया था वही रेशियो हमारा यहाँ से भी निकल के आया था। तो देखिए जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ करिएगा एग्जाम में। मेरे तरफ से तो ये जो प्रिंसिपल मान के बनाने वाला मेथड है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ हमारा पॉइंट आने वाला है और यहाँ हमारा पॉइंट नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है A किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, B उसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे, यानी 12 और 16 का हम एलसीएम निकालेंगे। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी हमारा जो टोटल वर्क हो गया, हमने मान लिया टोटल वर्क कितना 48 मान लिया। अब देखिए 48 यूनिट काम करना है, जब ए काम को कर रहे हैं 48 यूनिट तो कितना समय ले रहा है 12 दिनों का समय ले रहा है। जब बी 48 यूनिट काम कर रहा है तो कितना समय ले रहा है 16 दिनों का समय ले रहा है। अब देखिए ए जो है 12 दिन में अगर 48 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट। बी जो है 16 दिन में अगर 48 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट। अब देखिए दोनों का हमें इफिशियंसी पता चल गया और टोटल हमें वर्क पता है कितना है 48 यूनिट है। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वे दोनों अगर एक साथ मिलके काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए काम कितना करना है, काम हमें 48 यूनिट करना है। अगर दोनों मिल जाएं A प्लस बी,
ए प्लस बी अगर मिल जाए तो दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा तो बी एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे, यानी यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा समय निकल के आ जाएगा, समय हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हमें 48 यूनिट काम करवाना है और दोनों मिलके एक दिन में अगर 7 यूनिट काम कर रहे हैं तो हम इस 48 में 7 से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ से 7 छक 42, 7 छक 42, 6/7, यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया, हमारा यहाँ से निकल के आ गया 6 सही 6/7 दिन। हमारा आंसर क्या निकल गया है, 6 सही 6/7 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है नल ए किसी खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, जबकि नल सी उसी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हमें क्या निकालना है कि अगर ए बी और सी तीनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में भर जाएगी, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है, तीनों समय जो दिया हुआ है अलग अलग तीनों का, हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का अलग अलग समय हमारा क्या दिया हुआ है, तीनों का जो अलग अलग समय दिया हुआ है 20 मिनट, 24 मिनट और 15 मिनट, यानी 20, 24, 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। 20, 24 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120, यानी हम टंकी की धारिता मान लेंगे 120 यूनिट, टंकी की धारिता मान लेंगे 120 यूनिट। अब देखिए 120 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 मिनट का समय ले रहा है। 120 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 20 मिनट का समय ले रहा है। और जब 120 यूनिट पानी जब बी भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 24 मिनट का समय ले रहा है। और जब 120 यूनिट पानी सी खाली कर रहा है, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहे हैं, यानी निगेटिव काम कर रहे हैं, तो हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगाएंगे। सी जब 120 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 15 मिनट का समय ले रहा है। अब देखिए ए जो है 20 मिनट में 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 6 यूनिट, 1 मिनट में कितना भर देगा, 6 यूनिट। बी जो है 24 मिनट में अगर 120 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 यूनिट पानी भरेगा। सी जो है 15 मिनट में 120 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 8 यूनिट, 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 8 यूनिट। अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए प्लस बी माइनस सी, हमने माइनस सी यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि सी जो है पानी खाली कर रहा है और ये दोनों पाइप जो है पानी भर रहे हैं, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भरेगा, बी जो है 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरेगा और सी जो है 1 मिनट में 8 यूनिट पानी खाली करेगा। ए जो है 6 यूनिट भरेगा, बी जो है 5 यूनिट भरेगा, उसमें से सी जो है 8 यूनिट पानी खाली कर देगा। सी क्या करेगा, 8 यूनिट पानी खाली कर देगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, ए प्लस बी माइनस सी, तीनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी भर पाएंगे, यानी ये कितना हो गया हमारा, माइनस करेंगे, ये हमारा हो गया 3, 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3, यानी तीनों मिलके 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर पाएंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तीनों मिलके पूरे टंकी को कितने समय में भर पाएंगे, यानी टंकी का कैपेसिटी कितना है, 120 यूनिट, तीनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, 3 यूनिट पानी भर रहे हैं, यानी यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, 40 मिनट। समय हमारा क्या निकल के आ गया, 40 मिनट। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 40 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 8 संख्याओं का औसत 71 है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 75 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 65 है तो पांचवी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, पांचवी संख्या निकालना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 75 है, हमें औसत दिया हुआ है तो योग निकाल सकते हैं, यानी प्रथम 5 संख्या का योग क्या हो जाएगा, 75 × 5 हो जाएगा। प्लस का हम क्या करेंगे, हमें जो दिया हुआ है कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या है, 65 है, यानी अंतिम 4 संख्या का हमें औसत दिया हुआ है तो योग निकाल सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, 65 × 4 हो जाएगा। हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 8 संख्याओं का जो हमें औसत दिया हुआ है 71, तो हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं, यानी माइनस करेंगे हम 71 × 8। हम इसमें से ये माइनस करेंगे 71 × 8, जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, पाँचवीं संख्या बचेगा, यानी हमारा यहाँ से पाँचवीं संख्या निकल के आ जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो, लेकिन हमें इतना बड़ा गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हम इसे शॉर्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं। हमें क्या दिया है कि 8 संख्याओं का औसत क्या है, 71 है, 8 संख्या का औसत जो है 71 है, और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि प्रथम 5 संख्या का औसत
हमें क्या दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। और अंतिम 4 संख्या का औसत हमें क्या दिया हुआ है, अंतिम 4 संख्या का औसत हमें क्या दिया, 65 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। तो देखिए हम ये मान लेते हैं कि जो आठों संख्या है वो हमारी क्या है, 71 है। आठों संख्या क्या है, 71 है। तो देखिए जो प्रथम 5 संख्या का औसत हमें दिया हुआ है, यानी प्रथम 5 संख्या हमारा क्या है, 75 है। यानी ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, ये जो है प्लस का 4 है। 71 से 75 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। और यहाँ लोग कितने हैं, यानी कितना संख्या है यहाँ पे 5 संख्या है। यानी एक संख्या 4 ज़्यादा है और यहाँ संख्या कितना है, 5 है। यानी टोटल यहाँ ज़्यादा कितना है, प्लस का 20 है, प्लस का 20। अब देखिए यहाँ जो हमारा दिया हुआ है कि अंतिम 4 संख्या वो क्या है, उसका औसत कितना है, 65 है। और हमने क्या मान के रखा है, आठों संख्या 71 मान के रखा है। यानी यहाँ कितना कम है, यहाँ संख्या कितना कम है, एक जो संख्या है कितना कम है, 6 कम है। एक संख्या 6 कम है, माइनस का 6 है। और यहाँ संख्या कितना है, 4 संख्या है। यहाँ संख्या कितना है, 4 है। यानी यहाँ ओवरऑल कितना कम है, माइनस का 24, प्लस का 20 और माइनस का 24 हम करेंगे, यानी ओवरऑल हमारा क्या निकल के आ जाएगा, -4 निकल के आ जाएगा। अब देखिए इस -4 को हम यहाँ से 71 में से माइनस कर देंगे, हमारी 5वीं संख्या निकल के आ जाएगी। यानी यहाँ से हमारी जो 5वीं संख्या होगी, 5वीं संख्या क्या हो जाएगी, 71 माइनस का 4। यानी हमारी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी। हम 71 में से 4 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 67 निकल के आएगा। यहाँ से भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 67 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है यदि a/b = 1/2:1/8, b/c = 1/3:5/9, c/d = 5/6:3/4, तो हमसे पूछ रहे हैं a/b/c/d क्या होगा। तो देखिए ये जो हमारा a और b का रेशियो दिया हुआ है, b और c का रेशियो दिया हुआ है, और c और d का जो रेशियो दिया हुआ है वो हमारा रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इस फ्रैक्शन के रेशियो को हम सबसे पहले नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। हम सबसे पहले फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। हमारा क्या दिया हुआ है, a/b, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 1/2:1/8। अब देखिए इस फ्रैक्शन के रेशियो को नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हर में दिया रहता है इसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से गुना करते हैं। यानी 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। यानी हम 8 से दोनों जगह गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4:1 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम दूसरा निकालेंगे b/c। b/c हमारा क्या दिया हुआ है, 1/3:5/9। अब देखिए हम यहाँ 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। अब देखिए हम निकालेंगे यहाँ से c/d। c/d हमारा क्या दिया हुआ है, 5/6:3/4। हम यहाँ 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 12। यानी 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था a/b/c/d निकालना था। अब देखिए a/b/c/d निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, a/b दिया हुआ है 4:1, b/c दिया हुआ है 3:5, c/d क्या दिया हुआ है 10:9। तो देखिए हमें जो है a/b/c/d निकालना है। तो हम एक बार क्या करेंगे, पूरा सीधा गुना करेंगे। यानी 4 और 3 और 10 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 × 12 और 10 कितना हो गया, 120 हो गया (2). उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 लेंगे, 1 में 3 से गुना करेंगे, उसके बाद हम 10 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, हमारा 30 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 में गुना करेंगे, 5 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद हम इस 5 से 10 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद हम फिर सीधा गुना कर लेंगे, यानी 1, 5 और 9 में गुना कर लेंगे आपस में, ये कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 हो जाएगा। 9×5 = 45 हो जाएगा। हम इसे 5 से काट सकते हैं। 5 से अगर काटेंगे तो ये हमारे कितने बार में जाएगा, 24 बार में। ये 5 से 6 बार में, ये 5 से 10 बार में, ये 5 से 9 बार में। यानी यहाँ से a/b/c/d हमारा क्या निकल गया, 24:6:10:9। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है a, b और c 3 साझेदार व्यापार शुरू करते हैं। a की दुगुनी पूंजी b के तिगुने के बराबर है
जबकि बी की पूंजी सी की चौगुनी है। साल के अंत में 16,500 रुपया मुनाफे में से बी का हिस्सा कितना होगा। हमें क्या निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है। तो देखिए अगर हम लाभ का रेशियो निकाल लें तो हम वहाँ से बी का हिस्सा बता पाएंगे। लाभ का रेशियो हम कैसे निकाल पाएंगे, अगर हम पूंजी का रेशियो निकाल लें और समय का रेशियो निकाल लें और उन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, लाभ का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए हम पूंजी का रेशियो कैसे निकाल पाएंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए की दुगुनी पूंजी किसके बराबर है। हमें क्या दिया है कि बी के तिगुने के बराबर है। हमें क्या दिया, बी के तिगुने के बराबर है। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से A/B हमारा क्या निकल के आएगा, A/B निकल के आ जाएगा 3:2 निकल के आ जाएगा। A/B क्या निकल के आ गया, 3:2 निकल के आ गया। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, B की पूंजी C की चौगुनी है। B की जो पूंजी है, B की पूंजी किसके बराबर है, C की चौगुनी के बराबर है। यानी C की पूंजी में हम 4 से गुना करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, B की पूंजी के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से B/C क्या निकल के आ गया, 4:1। अब देखिए यहाँ जो है B का पूंजी कितना है, 4 यूनिट है और यहाँ कितना है, B का पूंजी 2 यूनिट है। यानी हम इसे 4 यूनिट बना लेते हैं। अगर हम इसे 4 यूनिट बनाएंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 6:4 हो जाएगा, 6:4 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया पूंजी का जो रेशियो A/B/C क्या निकल के आ गया। अगर A का पूंजी कितना है, 6 यूनिट है, तो B का पूंजी कितना है, 4 यूनिट है। B का पूंजी कितना है, 4 यूनिट, और C का पूंजी कितना है, 1 यूनिट। C का पूंजी कितना है, 1 यूनिट है। अब देखिए तीनों का पूंजी का हमें रेशियो पता चल गया और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है साल के अंत में, यानी तीनों के पास समय क्या है, बराबर है। जब हमारा समय बराबर होता है तो जिस रेशियो में हमारा पूंजी बढ़ता है उसी रेशियो में क्या बढ़ता है, लाभ बढ़ता है। यानी लाभ का भी रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सभी जगह बाड़े से अगर गुना करेंगे, यानी समय का हम रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:1:1 हो जाएगा। यानी हम सभी में 1 से गुना करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं होगा। यानी यहाँ से हमारा लाभ का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 6:4:1 हो जाएगा। अब देखिए टोटल लाभ यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ अगर A को 6 यूनिट मिल रहा है लाभ में से, तो B को कितना मिल रहा है, 4 यूनिट, और C को कितना मिल रहा है, 1 यूनिट। यानी टोटल कितना हो गया, 11 यूनिट। 11 यूनिट का हमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, 11 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 16,500 रुपया। 11 यूनिट का वैल्यू क्या दिया, 16,500 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है, 4 यूनिट का वैल्यू। तो देखिए हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें 11 से भाग देंगे, ये एक बार में जाएगा, हासिल 5 यानी 55, ये कितना हो जाएगा, 1,500 रुपया। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1,500 रुपये के बराबर। तो हमारे यहाँ से 4 यूनिट निकल के आ जाएगा। 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 6,000 रुपये के बराबर। 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 6,000 रुपये के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जिस बिंदु से वो दौड़ना स्टार्ट किए थे उस बिंदु पर पुनः दोबारा कब मिलेंगे, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए उस समय को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबका एक एक चक्कर का हमें समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वही क्या होगा, पुनः उस बिंदु पर मिलने का हमारा समय होगा। तो देखिए हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। हम एलसीएम निकालेंगे 30 का, 30, 40, 50 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे। हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं, यानी 60 का फैक्टर करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 × 2, 4 × 3 × 5, यानी 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 3 से 12, 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60। ये हमारा 60 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 50। अब देखिए 50 का फैक्टर क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 40, यानी 8 × 5 40, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 में अगर 2 से गुना कर लेते कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 हमारा यहाँ पे है, यानी 40 हो गया। अब देखिए क्या चाहिए, 30। 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3 यानी 6, 6 × 5 30, यानी 30 हमारा यहाँ अवेलेबल है। अब देखिए हम इसमें गुना कर लेंगे, गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, 60 × 5 कितना हो जाएगा, 60 × 5 300। 300 में अगर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 600। हमारा क्या निकल के आ गया, 600। एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया, 600।
अब देखिए ये जो हमारा एलसीएम समय क्या दिया हुआ था, सेकंड में दिया हुआ था, यानी हमारे यहाँ से समय क्या निकल के आ गया 600 सेकंड। 600 सेकंड बाद पुनः दोबारा उसी बिंदु पर मिलेंगे, यानी हम 600 सेकंड को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे 60 से भाग दे दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 10 मिनट, यानी 10 मिनट बाद जिस बिंदु से वो दौड़ना स्टार्ट किए थे उस बिंदु पर पुनः चारों एक साथ मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया दो संख्याओं का योग 150 है, यदि एक संख्या का 1/4 अन्य संख्या के छठे भाग से 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। तो देखिए हम दो संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या को a मान लेते हैं और दूसरी संख्या को b मान लेते हैं। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ कि एक संख्या का 1/4 यानी हमने मान लिया a का 1/4 अन्य संख्या के छठे भाग से 5 अधिक है, यानी हम इसमें से माइनस करेंगे एक दूसरी संख्या b का छठा भाग यानी 1/6 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 3a माइनस का ये कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 3a माइनस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा एक पहला समीकरण हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी किसके बराबर है, 150 के बराबर है। अब देखिए यहाँ हमारा क्या दिया है, 3a दिया हुआ है, या तो हम इसमें 3 से गुणा कर ले या हम 2 से गुणा कर ले। तो अगर हम यहाँ 3 से गुणा कर लें यानी दोनों को हम माइनस करेंगे आपस में, तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। b का वैल्यू हमें पता चल जाएगा तो हम a का वैल्यू बता पाएंगे, तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या हमारी छोटी है और हमसे छोटी संख्या पूछ रहा था। तो देखिए हम इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं, हम इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस का 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए हम दोनों समीकरण को ऐड कर देते हैं। अगर हम दोनों समीकरण को यानी पहला समीकरण प्लस का अगर दूसरा समीकरण करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3a माइनस का 2b 3a माइनस का 2b इक्वल टू हमारा क्या है 60 है, और ये हमारा कितना है, ये जो है 2a प्लस का 2b इक्वल टू कितना है 300 है। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा माइनस का 2b प्लस का 2b कट जाएगा। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे 360 हो जाएगा। यानी a किसके बराबर हो जाएगा, हम इसमें 5 से भाग देंगे, ये 7 × 5 = 35 और हाथ में कितना आया 1 आया, यानी 10 2 बार में गया, यानी a इक्वल टू कितना निकल के आ गया 72 निकल के आ गया। अब देखिए a प्लस b हमें क्या पता है 150 है और a हमारा 72 निकल के आ गया, यानी b किसके बराबर हो जाएगा, b जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा 78 के बराबर। हम 78 और 72 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यानी 78 2 कितना हो गया 80, 80 और 70 कितना हो जाएगा 150, यानी हमारा छोटी संख्या क्या निकल के आ गया 72 निकल के आ गया। हमसे छोटी संख्या पूछ रहा था, हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 72 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया बर्फ के 3 घन जिनकी कोर क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है को पिघला दिया जाता है और एक बड़े घन में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कोई भी पानी की क्षति नहीं होती है, तो नए घन की भुजा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, नए घन की भुजा निकालना है। देखिए हमें क्या दिया है कि 3 घन दिया हुआ है, 3 छोटा घन दिया हुआ है, उसे पिघला के एक बड़ा घन बनाना है। तो देखिए 3 छोटे घन का जो आयतन होगा, अगर हम उसे पिघला के एक बड़े घन बना रहे हैं तो 3 छोटे घन का जो आयतन होगा, आयतन का योग वो किसके बराबर हो जाएगा, बड़े घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम घन का आयतन कैसे निकालते हैं, घन का आयतन हमारा क्या होता है, फार्मूला भुजा का क्यूब। अब देखिए तीनों छोटे घन का हमें भुजा दिया हुआ है, तीनों छोटे घन का भुजा दिया हुआ है, यानी हमने मान लिया कि बड़े घन का भुजा a है। a क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, a क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के क्यूब प्लस का 4 के क्यूब प्लस का 5 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। तीनों छोटे घन का आयतन निकालेंगे और उसे ऐड करेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, बड़े घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, हम 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125।
हम इसे यहाँ से ऐड कर लेंगे, यानी ए क्यू किसके बराबर हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, यानी 5 4 कितना हो गया 9, 9 7 कितना हो गया 16 के 6, हाथ में 1, ये कितना हो जाएगा 3, 6 3 9, 9 2 11 के 1, हाथ में 1, ये कितना हो गया 2, यानी 216। ए क्यू किसके बराबर निकल के आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, 216 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, यानी यहाँ से हमारा ए निकल के आ जाएगा। ए किसके बराबर हो जाएगा, अब देखिए ये जो है 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, यानी यहाँ से हमारा ए क्या निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी बड़े घन का भुजा हमारा क्या निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक रेलगाड़ी 2 साइकिल सवार को समान दिशा में क्रमशः 12 सेकंड और 16 सेकंड में पार करती है। यदि साइकिल सवारों की चाल क्रमशः 3 किलोमीटर पर घंटा तथा 5 किलोमीटर पर घंटा हो तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि साइकिल सवार को पार करिए, यानी व्यक्ति को पार करिए, यानी व्यक्ति को पार करेगी रेलगाड़ी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, यानी रेलगाड़ी की जो भी लंबाई होगा एक बार वो जो दूरी 12 सेकंड में चल रही है और सेम दूरी एक बार 16 सेकंड में चल रही है, यानी दूरी क्या है बराबर है, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। देखिए हमारा डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो एक बार हम अगर टाइम का रेशियो निकालेंगे, टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए हमें टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम क्या दिया है कि एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करिए और दूसरे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करिए। एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करिए और दूसरे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करिए। अब देखिए यहाँ से जो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, हम इसे 4 से काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। अब देखिए टाइम का जो रेशियो निकल के आ गया 3:4 निकल के आ गया, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा स्पीड होगा, ये स्पीड कैसा होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। अब देखिए यहाँ जो हमारा रिलेटिव स्पीड होगा, समान दिशा में दोनों चल रहे हैं, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में साइकिल चल रही है, यानी समान दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का स्पीड माइनस होगा। अब देखिए हमें दोनों साइकिल का स्पीड दिया हुआ है, दोनों साइकिल सवार का स्पीड दिया हुआ है, हमें ट्रेन का स्पीड नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि ट्रेन का स्पीड क्या है, टी है, यानी एक बार टी माइनस यानी जिस व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करिए उसका स्पीड क्या हो गया 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, जिसको 12 सेकंड में पार करिए उस व्यक्ति का स्पीड कितना है 3 किलोमीटर पर घंटा, यानी टी माइनस 3 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर घंटा। और जिसे जो 16 सेकंड में पार करिए उसका स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी यहाँ स्पीड क्या हो जाएगा टी माइनस 5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए अगर हम यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लें, हम यहाँ से टी का अगर वैल्यू निकाल लें तो हम यहाँ से बता पाएंगे कि ट्रेन की लंबाई क्या है, क्योंकि अगर ट्रेन का हमें स्पीड पता चल जाए, ट्रेन का स्पीड पता चल जाए तो व्यक्ति का स्पीड हमें पता है, तो यहाँ से हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगा, और रिलेटिव स्पीड हमें पता चल जाएगा तो उस व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करिए, यानी अगर हमें चाल पता चल जाए और समय पता चल जाए तो हम दूरी बता पाएंगे, और वो दूरी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी है। तो देखिए हम यहाँ से टी कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ से टी कैसे निकाल सकते हैं, ये जो हमारा निकल के आ गया यहाँ से 4/3 यूनिट किसके बराबर हो गया, t-3 बटा t-5। हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 4t माइनस का 20 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 12, ये हमारा t है ना, ये हमारा जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 3t माइनस का 9। अब देखिए हम इस 3t को इस साइड लेके आएंगे यानी माइनस में हो जाएगा, और इस 20 को हम उस साइड लेके जाएंगे प्लस में, यानी यहाँ से हमारा t क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा t जो निकल के आ गया 11 किलोमीटर पर घंटा, यानी ट्रेन का स्पीड हमें पता चल गया 11 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम किसी भी एक व्यक्ति का स्पीड ले लेंगे और वहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, और उस व्यक्ति को पार करने में जो समय लग रहा है उस समय से गुना करेंगे तो हमारा ट्रेन का लंबाई निकल के आ जाएगा। अब देखिए
हम ले लेते हैं यहाँ से स्पीड, यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड हम ले लेते हैं ये 3 किलोमीटर पर घंटा वाला स्पीड ले लेते हैं, यानी 11 माइनस का 3 ले लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें जो समय दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है, हमें सेकंड में दिया हुआ है समय, यानी ये जो है 3 किलोमीटर पर घंटा वाले व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करे, और जो हमारा स्पीड निकल के आया, स्पीड कैसा निकल के आया किलोमीटर पर घंटा में, यानी हम इसे सबसे पहले चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी 8 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम गुना करेंगे 5/18 से, 5/18 से। अब ये हमारा क्या निकल के आ गया मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, हमें दूरी निकालना है। हमारा समय क्या है 12 सेकंड, यानी हम इसमें 12 सेकंड से गुना कर लेंगे 8 गुने 5/18। हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये 6 से 2 बार में, ये कितना हो गया 80/3 मीटर। हमारा दूरी क्या निकल के आ गया 80/3 मीटर। और ये दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होगा। दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होगा। हमसे क्या पूछ रहा था, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई क्या निकल के आ गया 80/3 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया धारा के विपरीत दिशा में जा रही एक नाव 8 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, नाव की चाल निकालना है। देखिए जब भी कोई नाव धारा के विपरीत जाती है तो वहाँ क्या होता है, नाव और धारा का स्पीड माइनस होता है। हम देखिए ये निकाल सकते हैं कि धारा के विपरीत जा रही है तो 8 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी चल रही है, यानी धारा के विपरीत जब जाएगी तो नाव, यानी नाव का स्पीड x माइनस वाई हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 किलोमीटर जाने में 8 मिनट का समय लग रहा है, 2 किलोमीटर जाने में 8 मिनट का समय लग रहा है, यानी हम इस मिनट को घंटा में चेंज करेंगे। घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, 2 किलोमीटर बटा 8 बटा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा घंटा में हो जाएगा। ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, हम इसे 2 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, यानी हमारा यहाँ से क्या निकल के आ गया 15 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए x माइनस वाई हमारे यहाँ से निकल के आ गया, x माइनस वाई क्या निकल के आ गया 15 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में दिया है धारा का स्पीड, यानी हमें y दिया हुआ है, हमें y क्या दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, x हमारा क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर पर घंटा। हमसे क्या पूछ रहा था, नाव की चाल। नाव की चाल हमारा क्या निकल गया 18 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि 3/5 के पावर x इक्वल टू 81/625 तो x के पावर 5 का मान ज्ञात करें। तो देखिए हमें सबसे पहले x का मान निकालना पड़ेगा। देखिए हम x का मान कैसे निकाल सकते हैं, हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है 3/5 के पावर x इक्वल टू 81/625। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ 3/5 के पावर x इक्वल टू 81 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और 625 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 4। हम इसे और क्या लिख सकते हैं 3/5 के पावर x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3/5 के पावर हम होल पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए बेस अगर बराबर होता है तो पावर भी हमारा क्या होता है बराबर होता है, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 4 निकल के आ जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू हमें पता चल गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x के पावर 5, x के पावर 5 निकालना है। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया है 4, यानी 4 के पावर 5 हमें निकालना है। तो देखिए हम 4 में 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 करेंगे। अब देखिए 4 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 64, 64 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 256, 256 गुने कितना हो गया 4 हो गया। 256 में हम 4 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 24 के 4 हाथ में 2, 20 2 22 हाथ में 2, 8 2 10, ये कितना निकल के आ गया 1024 निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 1024। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।